हमेशा की तरह मैं आज भी बरामदे के बाहर भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाइयों के लिए सभी भीड़ लगाकर लाइन में लगे थे। अचानक ही मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की तरफ गया, जो कि पास ही के एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, शरीर पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर उन्हें देखने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि वह भिखारी नहीं है। उनका बायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था और पास ही में उनकी बैसाखी भी रखी हुई थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें कुछ दे रहे थे और वो लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि शायद मेरा अंदाजा गलत था, वह बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावश मैं उनकी ओर बढ़ा तो लोग मुझे आवाज़ें लगाने लगे, उसके करीब ना जाएं डॉक्टर साहब, वह बूढ़ा तो पागल है। लेकिन मैंने उन आवाज़ों को नज़रअंदाज किया और मैं उनके पास गया। सोचा जैसे दूसरों के सामने अपना हाथ फैला रहे हैं वैसे ही मेरे सामने भी करेंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा फिर से गलत साबित हुआ। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैंने उनसे पूछा, बाबा, आपको कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुनकर मैं हैरान हो गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी। पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतियाबिंद है, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोला, ओह ऑपरेशन? आई हैड एन ऑपरेशन इन 2009 फॉर माई लेफ्ट आई इन सिटी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ रोज ही 3 घंटे भीख मांगता हूँ, बुजुर्ग बोला। फिर मैंने कहा, ठीक है बाबा, लेकिन आप भीख क्यों मांगते हैं? आप तो काफ़ी पढ़े लिखे लगते हैं। बुजुर्ग हंसने लगे और हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? फिर मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना बाबा? बाबा, ओ नो डॉक्टर, वाई वुड आई? सॉरी इफ आई हर्ट यू। फिर मैंने कहा, हर्ट की बात नहीं है, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुजुर्ग, समझ के क्या करेंगे आप डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो इस तरफ बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल ही कहेंगे। और बुजुर्ग फिर से हंसने लगा। पास ही में एक वीरान टपरी थी। हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर, बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और यह बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा पैसा खर्च किया और बाद में मुझे कुछ रकम देकर घर पर बिठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को काम पर कौन रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली। मेरा सिर चकरा गया। मैं बोला, बाबा, तो फिर आप इस हालत में कैसे? बुजुर्ग, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेचकर वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर विदेश चला गया और हम बूढ़ा बुढ़िया यहीं रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, यह मैंने पहली बार अनुभव किया। लेकिन बाबा, आपके पास तो इतना हुनर है, जहाँ लात मारे वहाँ पानी निकाल दें। अपने कटे हुए पैर की तरफ देखते हुए बुजुर्ग बोले, लात कहाँ और कैसे मारूं, बताओ मुझे। बाबा की बात सुनकर मैं भी शर्मिंदा हो गया। मुझे काफ़ी बुरा लगा। मेरा मतलब है बाबा, आपको इतने सालों का तजुर्बा है, आज भी आपको कोई ना कोई नौकरी दे ही देगा। मैंने कहा, ओ यस डॉक्टर, इसलिए मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये मिलते हैं मुझे। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बोला,
फिर आप यहाँ कैसे बाबा? वह बोले, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चौल में एक घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, वह उठ बैठ नहीं सकती। मैं 10 से 4 नौकरी करता हूँ, फिर 4 से 7 इधर भीख मांगता हूँ, फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से मैंने पूछा, बाबा अभी तो आपने कहा कि घर में आप और आपकी पत्नी ही रहते हैं, फिर 3 लोगों का खाना कैसे? बुजुर्ग बोला, डॉक्टर मेरी माँ का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे के जैसे ही मुझे भी पाला था बचपन से। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया। उसकी 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया, तब से वह हमारे साथ ही रहती है। मैं हैरान रह गया यह सोचकर कि इन बाबा का खुद तो बुरा हाल है, पत्नी अपंग है, खुद का एक पाँव नहीं है, घर बार भी नहीं है, जो था बेटा बेचकर चला गया, और यह आज भी अपने दोस्त की माँ की देखभाल करते हैं। कैसे जीवंत इंसान है यह। कुछ देर बाद मैंने पूछा, बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने को छोड़ दिया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? नो डॉक्टर, यह सब तो उसी के लिए कमाया था, जो उसका था उसने ले लिया, इसमें उसकी क्या गलती? अब आपका भीख मांगना मेरी समझ में आ गया बाबा। मैंने कहा, केवल 8,000 में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता होगा, इसलिए आप भीख मांग रहे हो ना? बुजुर्ग बोला, नो नो डॉक्टर, यू आर रॉन्ग, 8,000 में सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ। लेकिन मेरी जो माँ है उन्हें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों है, दोनों की दवाइयाँ चल रही हैं। बस 8,000 में दवाइयाँ मैनेज नहीं हो पाती, इसलिए मैं यहाँ 3 घंटे भीख मांगता हूँ। लेकिन मैं पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं लेता। मेडिकल स्टोर वाला मुझे उनकी महीने भर की दवाइयाँ उधार में दे देता है, और मैं यहाँ 3 घंटे में जो भी पैसे भीख के रूप में कमाता हूँ वह हर रोज़ मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैंने उन्हें देखा और सोचा, इनका खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया और यह खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें नम होने से नहीं रोक पाया। फिर भरे गले से कहा, बाबा आप किसी दूसरे की माँ के लिए यहाँ रोज़ भीख मांगने आते हैं? बुजुर्ग बोला, दूसरे? अरे नहीं, बचपन में बहुत कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए, अब मेरी बारी है कुछ उनके लिए कर पाऊँ। मैंने उन दोनों से कहा है कि 4 से 7 मुझे और काम मिला है। फिर मैंने कहा, बाबा मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से दवाई दे दूँ तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग बोला, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हो। अगर मैंने दवाई आपसे ली तो मेरी माँ भिखारी कहलाएगी। मैं अभी इस अवस्था में हूँ कि अपनी माँ की देखभाल कर सकूँ। मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन मेरी माँ को भिखारी कहे यह मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है, बुजुर्ग ने कहा। मैंने निवेदन स्वरूप बाबा से कहा, भिखारी का डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाइयाँ ले लीजिए। मुझे एक और रिश्ते में मत बांधो प्लीज़। एक तो चला गया हमें छोड़कर, कल तुम भी चले जाओगे, अब सहन करने की ताकत नहीं है। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे। जाते हुए अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर बोले, अपना ध्यान रखना। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य की पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। शब्दों से उन्होंने भले ही इस रिश्ते को ठुकरा दिया, लेकिन मेरे सिर पर रखे हुए उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे यह बताया कि मन ही मन उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार किया है। मैं सोचने लगा कि हमसे भी अधिक दुखी और विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देखकर हमारे दुख कम लगे।